नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज आप सभी को मिलाने जा रहे हैं लहसुन जगत में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने वाले कपिल जी धाकड़ सर से। इनसे लहसुन के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही सही। आज जानने का मौका हमें मिला है इनकी लाइफ के बारे में। आखिर इतनी छोटी उम्र में लहसुन के एमबीबीएस डॉक्टर आखिर ये कैसे बन गए? एक छोटी सी छोटी लहसुन बीमारी का इतना बड़ा ज्ञान का भंडार इनमें आखिर कैसे आया है? सारी जानकारी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे किसानों के मन में रहता है, आखिर ये कमाते कितना है? तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। धन्यवाद शिवराज जी, मौका दिया आपने रॉयल किसान पर आने के लिए। तो कपिल जी, आपके बारे में लगभग लगभग लहसुन जगत के सारे किसान आपको जानते हैं। तो किसानों के मन में ये भी उत्सुकता है कि कपिल जी का बचपन कैसे गुजरा, उनकी बचपन में पढ़ाई कैसे हुई और कहाँ तक उन्होंने एजुकेशन करी। तो आप हमें शुरू से समझाइए, पूरे बचपन से लेकर यहाँ तक का सफर। धन्यवाद शिवराज जी, आपने मौका दिया जी। इतना सब किसान मित्रों को बताने का। तो किसान मित्रों, मैं कपिल सन ऑफ पुष्परलाल धाकड़ हूँ और मैं रतलाम जिले के रियावन गांव के अंदर रहता हूँ। हाँ दोस्तों, ये वही रियावन गांव है जिसके नाम की लहसुन चलती है। ये रियावन जो लहसुन जो बिकती है, जी। वो रियावन वो वही गांव है दोस्तों। और ये बहुत सारे किसान मित्र सोचते हैं वैरायटी है, रियावन गांव है और जी। गांव के नाम के हिसाब से ही वैरायटी है। और मैं यहीं रहता हूँ, मेरा एक छोटा सा परिवार है और अपने अपनी खेती बाड़ी करता हूँ मैं यहीं पर रह के। तो शिवराज जी, एजुकेशन के बारे में बात करें तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं गांव के स्कूल से करी है। अपना रियावन का एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, जी। वहीं से मैंने अपनी जो 12th है वो यहीं से पूरी करी है। उसके बाद में मौका मिला बाहर जाने का, तो मैं इंदौर चला गया था। वहाँ पर मैंने अपनी बीएससी कंप्यूटर साइंस जो होती है, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स से अपनी डिग्री कंप्लीट करी है मैंने, बैचलर डिग्री जी। क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज इंदौर से। और साथ साथ में मैंने एक नीमसेट करके एक एग्ज़ाम होती है, वो ऑल इंडिया एमसीए के लिए एक एग्ज़ाम होती है, वो मैंने देने के लिए फिर प्रिपरेशन करना शुरू करी। जितेंद्र मिश्रा अकेडमी से मैंने वहाँ से प्रिपरेशन करी और थोड़ी लंबी प्रिपरेशन थी, 18 महीने की पूरी प्रिपरेशन करने के बाद में अच्छी खासी रैंक मिली। ऑल इंडिया में 183 रैंक थी मेरी और जी। कैटेगरी वाइज़ देखा जाए तो 57 रैंक थी। तो मुझे एनआईटी कर्नाटका मिल गया। ये एनआईटी कर्नाटका, एनआईटी सूरतल के नाम से जाना जाता है। वहीं से मैंने अपना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम एमसीए कहते हैं, वो मैंने कंप्लीट किया और वहीं से मुझे प्लेसमेंट भी मिल गया, जॉब ऑफर भी मुझे वहीं से मिल गया था। तब जी। से मैं एक छोटी-सी एक कंपनी के अंदर जॉब भी करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी है। एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं वहाँ पर काम करता हूँ और छोटी-मोटी तनख्वाह मिल जाती है। अच्छा, अच्छा। तो कपिल जी, मैंने जैसे अभी पढ़ाई के बारे में यहाँ पर आपने बताया है, तो इसमें कहीं से कहीं तक एग्रीकल्चर फ़ील्ड का ज़िक्र नहीं हुआ है। तो जब एग्रीकल्चर से संबंधित आपने पढ़ाई ही नहीं करी, तो फिर आप लहसुन के एमबीबीएस डॉक्टर आखिर बन कैसे गए? ये बड़ी क्यूरियोसिटी मेरे मन में भी है और हमारे दर्शक बंधुओं को भी है। ज़रा ये विस्तार से बताइए। अगर शिवराज जी, अगर ऐसा देखा जाए तो होता क्या है कि मतलब ये रियावन सिल्वर जो चल रही है, जी। रियावन सिल्वर जो हमारे यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से होते जा रही है और जी। मैंने काफ़ी बार किसान मित्रों को बताया है कि रियावन सिल्वर का जो सिलेक्शन है, वो मेरे दादाजी हैं, कारूलाल जी धाकड़, जिनका फ़ोटो आप देख सकते हैं। आपके द्वारा इसको सेलेक्ट किया गया है, मतलब एक सिलेक्शन मेथड से इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। जी। नॉर्मली इन जनरल जो लहसुन जो होती है ना, उनमें आप देखते हैं कि गेहूँ वगैरह में देखते हैं, एक स्पेशल ऊपर हाइट सबकी एक जैसी है बट एक ऊपर निकल गया, जिसको हम बेजड़ कहते हैं। वैसा उनको एक आधा पौधा कहीं पर मिला था, तो उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया और उसको फिर आगे-आगे इम्प्रूव किया। 1 से उनके पास 10 गठान बनी, 10 से और ज़्यादा बनी। ऐसे करके 4-5 साल में उनके पास 1 आध क्विंटल बीज हो गया। जी। वहीं से धीरे-धीरे ये लंबा समय से चल रहा था। तो ये मेरे फैमिली का एक लेगेसी बिज़नेस है, खेती-बाड़ी। जी। मतलब एक पारंपरिक है, खेती हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो मेरे फ़ादर जो हैं, उनसे मुझे ये सारी जो जितना भी टेक्निकल ज्ञान है, मेरे फ़ादर से मिलता है। जी। मतलब मैंने शुरू से ही खेत में जाना शुरू कर दिया था, बचपन से ही खेत में जाता था मैं और लहसुन की खेती को मैंने ज़ीरो से बारीकी से देखा है। तो वहीं से मुझे सारी चीज़ें ए टू ज़ेड सारी चीज़ें पता होती है और अभी भी कोई बीमारी आती है, तो बहुत बार मुझे समझ नहीं आता, तो मेरे फ़ादर हैं ईश्वर लाल जी धाकड़, जी। वो काफ़ी बार मुझे सजेस्ट करते हैं, उनको काफ़ी लंबा अनुभव है। तो मैं एक बात को रोकना चाहूँगा आपको। आपके पिताजी ईश्वरलाल जी धाकड़ जी, उन्होंने क्या एग्रीकल्चर से संबंधित पढ़ाई कर रखी है? नहीं, नहीं, उन्होंने भी नहीं करी है। जी। आप जी। तो 12वीं पास भी नहीं है। जी। मतलब जी। शुरू से ही परिवार का पूरा कार्यभार आ गया तो पढ़ाई छोड़ के खेती में लग गए। जी। पर जो क एक देखा जाए तो किसान एक
मतलब होता क्या है, किसान खुद एक वैज्ञानिक होता है। किसान धीरे-धीरे अपने अनुभव से सीखता है। जी, बहुत सारे छोटे किसान भी ऐसे होंगे, बहुत ऐसे हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल जो देखते हैं, 18-18, 19-19 साल के जिन किसानों ने, जिन लड़कों ने खेती करना शुरू करा है, उन लोगों ने धीरे-धीरे, अगर ये खेती ऐसी चीज़ है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि खेती ऐसी चीज़ है, अगर आप अपनी फसल के पास में रोज़ जाकर बैठते हैं, तो वहाँ पर आप दिन-रोज़ क्या बदलाव हो रहे होते हैं, वो आपको ऑटोमैटिकली फसल आपको बोलकर बता देती है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल वैसे इन जनरल पहले होता था कि लोग चीज़ें शेयर नहीं करते थे, जी, बट अब जी, तो आपने देखा है कि हर कोई किसान शेयर करता है, चीज़ें बताता है, अपने पड़ोसी की मदद करता है। जी। तो ये है कि आप मतलब रेगुलर अगर आप जाएँगे, रेगुलर अगर आप ऑब्ज़र्वेशन रखेंगे, उसके ऊपर लंबा प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों, पढ़ी-लिखी चीज़ें आपके कभी काम नहीं आती हैं, हमेशा आपका एक लंबा अनुभव काम आता है। अगर आप डेली खेत में जाते हैं और उसको चीज़ को आप ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, तभी आपको, अगर आपने उसको स्क्रैच से शुरुआत करा है, अगर आपने किसी चीज़ की, जैसे कि हमने किसी किसी चीज़ को ज़ीरो से बनाया है, तो समझ में आता है कि इसके अंदर कौन-सी बीमारी आती हैं, इसके अंदर पानी कितना लगता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सारी चीज़ें जो है ए टू ज़ेड आपको धीरे-धीरे पता लगती है। तो मैंने वहीं से, अपने फ़ादर से, अपने पूरे परिवार से, मेरा पूरा परिवार जो है ना, वो लहसुन की ही खेती करता है। हमारे पास जितना सब कुछ है, बस लहसुन की ही देन है। अच्छा, हाँ, तो मतलब पढ़ाई के साथ-साथ आपका जो दिमाग बिल्कुल खेती की तरफ भी रहा है बचपन से ही। तो ये कैसे मेंटेन किया? क्योंकि आजकल मैं युवाओं को देखता हूँ, अगर जो कोई छात्र पढ़ रहा है, तो खेत की तरफ जाने में ही बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनका माथा ठनकता है। होता है दोस्तों, मतलब क्या होता है कि एजुकेशन, मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में, शिवराज जी आपके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में खेती ही भविष्य है। जी, मैं अपने लाइफ के बहुत सारे साल मैंने पढ़ाई में निकाले हैं, मैं बाहर भी रहा हूँ। मैंने लगभग देखा जाए तो 3 साल अपने कर्नाटका में निकाले हैं। वहीं पर मैं रहा, वहीं पे हॉस्टल में रहा, मैं कुछ इंदौर में भी रहा। पर मैं देख रहा हूँ कि आप देखा जाए तो आप मोबाइल कम फैक्ट्री में बना सकते हैं, आप अपने इस कपड़े फैक्ट्री में बना सकते हैं, पर आप अपना खाना जो है, जो आटा है, जो दाल है, जो चावल है या लहसुन है या प्याज़ है, वो आप फैक्ट्री में नहीं बना सकते। तो देखा जाए इन जनरल आने वाले 15 साल में खेती ही भविष्य होने वाला है। तो युवाओं को भी ये है कि थोड़ा होता है, थोड़ा जी, आपका सर्कमटेंस ऐसा होना चाहिए। मेरे सारे जो दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं। देखा जाए ना, होता है कि जैसा आपकी संगति रहेगी वैसा है। मेरे सारे दोस्त काफ़ी मेहनत करते हैं, उसमें से कुछ जॉब भी करते हैं, पर घर पे आते हैं तो बराबर अपना समय खेती में देते हैं। तो अच्छा, मैं भी ऐसा ही है, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो अच्छी-अच्छी पोस्ट पर हैं, कुछ किसान मित्र बहुत अच्छे से खेती भी कर रहे हैं, कुछ किसान मित्र दोस्त भी हैं। तो होता है ना कि बहुत सारे किसान मित्रों को शर्म आती है। अब मैं घर पे सुबह उठ के दूध भी निकालता हूँ, जी, है ना? मेरे पास एक भैंस भी है, एक गाय भी है, दूध भी निकालता हूँ, मैं खेत पे भी जाता हूँ, गाय के लिए चारा भी काट कर लाता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है। वो एक अंदर अपना जहाँ से उठे ना, जिस दिन आपने ज़मीन छोड़ दी, उस दिन आपका मतलब जहाँ से आप उठे हैं, उस दिन जिस दिन उस चीज़ को भूल गए, उस दिन आपका उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये है कि आपको ज़ीरो पे सादा जीवन उच्च विचार रहने का अपना एक थोड़ा-सा मोटिव है। अपन आराम से सादा जीवन जियो, बाकी और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं कपिल भैया बिल्कुल ज़मीनी स्तर से। तो इसी बेस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा आप जो जॉब करते हैं, उस जॉब के बारे में बताइए और उस जॉब से कितनी सैलरी है? अगर वो भी आप बताना चाहें तो? वैसे देखा जाए शिवराज जी, तो बताना नहीं चाहिए। जी, मैं जी, जॉब जी। करता हूँ एक एमएनसी कंपनी है, एजेंशिया सॉफ्टवेयर्स, वहाँ जी, पे मैं जॉब करता हूँ। एमएनसी कंपनी है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में है। एक एक फिनटेक है, फाइनेंशियल जितने भी इंडिया के अंदर फाइनेंशियल काम होते हैं, जी, उनके ऊपर एक उनका रेगुलेटरी सॉफ्टवेयर है, एमलॉक करके। उसका मैं पूरा डेटाबेस देखता हूँ। मेरा एमलॉक का पूरा, मेरे पास एक छोटी-सी टीम भी है जी, और मतलब मेरे मैनेजर और हम मिलके इसको पूरा पूरा जितने भी इंडिया के बैंक्स हैं ना, जी, जी। उनका जितना डेली बेसिस पे जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उन ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करने के लिए कहीं में टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही है, कहीं ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जितने भी सारी जो चीज़ें होती हैं, आरबीआई ने एक रूल वगैरह लिखे हुए हैं, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जाते हैं। तो अच्छा, मैं अपनी कंपनी का वो पूरा जो मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर का, मुझे कुछ क्लाइंट असाइन किए गए हैं, उन क्लाइंट्स का पूरा जो मैं देखता हूँ। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, मेरा काम बैकएंड का है, डेटाबेस का पूरा डेटाबेस मैनेज करना मेरा काम है जी, और मेरे को ये रहता है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को साढ़े 6 7 बजे तक का पूरा जॉब रहता है। वो मैं करता हूँ और कंपनी ने मुझे लैपटॉप दे रखा है और इंटरनेट, तो कहीं से अब अपन खेत पे बैठ के भी अपन काम कर सकते हैं, वो बड़ी समस्या नहीं है। जी। बट सैलरी की अगर हम बात करें तो यही 60-70 हज़ार, 80 हज़ार रुपए महीने के मिल जाते हैं। ये लो किसान मित्रों, 70,000 रुपए तो सिर्फ़ सैलरी से आ रहे हैं। वो बंदा ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, अपने गायों का दूध निकाल रहा है, गायों के लिए चारा ला रहा है, तो ये उन युवाओं के लिए सबक है, जो खेती करने से अभी भी कतरा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से नोटिस करिएगा युवा साथियों। तो कपिल भैया बड़ा ही मतलब
आप किसी भी काम को बड़े उत्साह से कर रहे हो, जैसे मैं मुझे देखने को मिल रहा है आप खेती भी कर रहे हो तो उससे उस जोश उत्साह के साथ कर रहे हो। होना चाहिए, जी। मतलब ऐसा है कि आप अपन जहाँ पे है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि अपन क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में रह नहीं पाते हैं। अपन कहीं पे कथा में गए तो अपन कथा में रह नहीं पाते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं, जैसे कि अपन खेती कर रहे हैं, तो उसको 100% पोटेंशियल के साथ में आप करिए। 100% अगर हम देंगे, मतलब मेरा अगर 10 जगह दिमाग चल रहा है, यार मैं खेती करने आया हूँ और मेरा दिमाग वहाँ चल रहा है, मेरे को वो करना है, तो वो चीज़ें संभव नहीं है। आपको 100% देना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, आपके पास हमेशा एक साइड इनकम होनी चाहिए। मतलब क्या है, जी। खेती तो ही है, इसके अलावा भी कुछ आप कोशिश करें कि आपके पास थोड़ा साइड इनकम और हो, जिससे आपका थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाए। तो खेती ऐसा नहीं है कि ये मतलब अपने बाप-दादा ही आए हैं, वो खेती करते-करते बूढ़े हो गए। तो यार जी, जी। खेती कोई ये नहीं है, खेती एक बहुत उच्च बिज़नेस है। पहले वो तब बोला जाता था कि नीच नौकरी और क्या मध्यम व्यापार और उत्तम खेती करके एक उत्तम पूरी खेती। एक कहावत थी। अब जी। वो लोगों ने धीरे-धीरे उसको चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। खेत नौकरी में कैसा है कि आपके जो कंपनी वाले हैं या फिर अपन कहीं पे मज़दूरी करने जाते हैं तो बोले बैठ तो बैठ, चल तो चल, खाना खाना है का उसका फ़िक्स समय है। या खेती में ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे आपको मैन पावर की आपको पसीना बहाना पड़ता है, वहाँ पर आपके स्मार्टनेस से काम होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, युवा साथी जो हैं आजकल भटक गए हैं। मैंने देखा बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं जो भटक जी, गए हैं, वो खेती की ओर अब मतलब भाग रहे हैं। खेती से अब कुछ उनके भी लिमिटेशंस हैं, अब किसी के पास ज़मीन कम है तो उसका अपन ये है कि लिमिटेशंस है। बट थोड़ा स्मार्ट हमें होना पड़ेगा। एक चीज़ और मैंने एक चीज़ देखी है कि आजकल एक किसान, सभी किसानों के लिए बोलना चाहूँगा, किसान ऐसा वर्ग है कि यार थोड़ा कम एजुकेटेड है, किसान कमाना जानता है। कभी भी किसान ने अपना जो जैसे कि फसल है, लहसुन है, अपन लहसुन का एग्ज़ाम्पल समझते हैं। डिमांड सप्लाई का जो गेम है ना, मार्केट एनालिसिस डिमांड सप्लाई के ऊपर करोड़ों का पैसा बना के निकल जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता। किसान बस केवल कमाना जानता है, कभी भी उसको डिमांड सप्लाई के बीच में मैनेजमेंट करना किसान ने कभी नहीं सोचा। सोचा है कभी किसान? किसान हमेशा एक किसान की टेंडेंसी है, तेज़ी में रोकता है और मंदी में बेचता है। कभी बहुत आपने देखा होगा ना, तेज़ी आती है तब मार्केट के ये अंदर तो देखा है मैंने, जैसे ही तेज़ी होती है तो बाज़ार में आवकें कम होने लगती है। सीमित हो जाती हैं। बिल्कुल, जैसे मंदी का दौर आता है, धड़ाके से पूरी लाइनें लग मंडी जाती फुल हैं। हो जाती अब है। उसका एक रिवर्स इफ़ेक्ट आता है कि जब किसान मतलब तेज़ी में रोकता है तो तेज़ी थोड़ी बढ़ती है। और जब वो मद्दी वहाँ से ज़रा से मद्दी आना शुरू हुई ना, एक लहसुन और प्याज़ एक एक ऐसा गेम है, मैं तो कहूँगा इसको लीगल सट्टा। ड्रीम 11 पे टीम बनाओ कि लहसुन के और प्याज़ की खेती करो, बराबर है दोस्तों। और कोई भरोसा नहीं है, इस वर्ष भाव है, अगले साल ना रहे। इस वर्ष शिवराज जी और मनीष जी और हम उसको किसान मित्र बहुत उठा-उठा के रख रहे हैं, अगले साल हो सकता है गालियाँ भी दें। बिल्कुल, बरोबर। है क्या, कोई भरोसा नहीं है। प्रजा जो है वो राजा राम की नहीं हुई। वो वाली बात है। आप जितना भला करते जाओगे, वहाँ तक आपकी तारीफ़ होगी। हो सकता है अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, उनसे खर्चा काफ़ी होता है बिल्कुल। ना? इस वर्ष भाव मिल गए, अगले वर्ष हो सकता है वापस से भाव मिल जाए, उसके बाद अगले साल खर्चा करने के बाद भाव ना मिले ना, जी, तो देखना कपिल जी, शिवराज जी, मनीष जी कोटा वाले, जगदीश भैया सबको गालियाँ पड़ने वाली है। तो जी, वो वाले थोड़ा-सा है कि डिमांड सप्लाई को आप समझें। और एक चीज़ और शिवराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि जब से मनीष जी और आपने सबने मिलके अपन ने एक क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, जी। तब उसका क्या बाज़ार में कोई फ़र्क पड़ा है? हम चीज़ें तो सारी डिलीवर कर दी। मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी डिलीवर कर दी। मेरे पास कोई राज नहीं है। मैंने जी। सारी चीज़ें जो थी, जो एक पैटर्न था, वो सब आपको बता दिया। तो क्या उसका मार्केट के अंदर कोई फ़र्क पड़ा है? जी, बिल्कुल मार्केट में तो फ़र्क पड़ा ही है और ये तो किसान मित्र भी जानते हैं क्योंकि आज हर गाँव में 4 से 5 किसान तो ऐसे हो गए हैं, इस वर्ष की बता रहा हूँ, 4-5 किसान जितने भी लहसुन किसान हैं, सबके खेतों पे विज़िट कर रहे हैं। भाई तेरे क्या हो रहा है? तेरी कैसे चल रही है? तू ये डाल, वो डाल, क्वालिटी बना मतलब क्वालिटी की तरफ रुझान लोगों का भी गया है और मंडी में भी इसका असर देखने को मिला है। जो हमारे जो बॉक्स वाले, कैरेट वाले बेचारे पहले बैठे रहते थे शांति से, कुछ एक किसान आते थे, पर अब उनको टाइम ही नहीं, इतने उनके बॉक्स बिक रहे, इतने कैरेट बिक रहे हैं। तो सच में। एक एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले तो क्या है मैंने तो मेरी आँखों से भी देख रखा है कि अधिकतर जो लहसुन है या फिर अन्य फसल उनमें जो चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तो वो वहीं जला देते थे वो, ताकि अन्य जो किसान हैं, उनको ये फ़ॉर्मूला पता नहीं चलना चाहिए और आप इतनी बड़ी रिस्क लेकर लोगों को बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको क्या लगता है इसके पीछे? शिवराज जी, अगर देखा जाए तो मैं किसान परिवार से आता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरे दादा और उन्होंने बहुत पहले देखा जाए तो मज़दूरी भी करी है जी, और ज़ीरो से शुरुआत करी है।
तो मैं किसान वर्ग से आता हूँ। जब मैं मेरे साथ में जब मैं एनआईटी गया था ना, तो वहाँ पे किसान वर्ग वाले बहुत कम थे। वो सब पढ़े हुए लिखे, किसी के पिताजी अच्छे रेवेन्यू विभाग में हैं, किसी के माताजी हैं वो स्वास्थ्य विभाग में हैं, किसी के पिताजी शोरूम पे काम करते हैं, कोई अच्छे पंडित जी का लड़का है। तो ऐसे करके किसी के पिताजी आर्मी में हैं। बहुत लिमिटेड लोग थे ऐसे जो किसान वर्ग से आते, तो बहुत लिमिटेड, 90 की सीट में 1-2 हार्डली, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और मतलब मुझे ये लगा है कि यार किसान जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। मैंने आज तक सबसे ज़्यादा देखा है ना, किसान को सबसे ज़्यादा ठगा जाता है। जी। सबसे ज़्यादा ठगा जाता है किसान को। मतलब किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा उल्लू जल्दी सबसे समय पे उल्लू अगर किसी को बनाना है तो वो सबसे पहले किसान है। दवाई कंपनी से लेके खाद, बीज, सारी चीज़ें, चाहे सरकार। सरकार, मतलब एक ज़रा-सा एक प्रलोभन में किसान जो है वो प्रलोभित हो जाता है और वहीं पर अपना मतलब वो अपना मतलब मैंने आपको ज़रा-सा प्रलोभन दे दिया तो आपको मैं अपना समझने लगता हूँ। किसान बिल्कुल। बहुत भोला व्यक्ति है। तो मैंने सोचा यार कि मनीष जी ने मुझे आइडिया दिया। अगर देखा जाए तो कृषि जानकार जो है ना किसान मित्रों, आप जो देखते हैं, वो मनीष जी और हम दोनों का चैनल है। जी। मनीष जी ने हम दोनों ने मिल के चैनल बनाया है। हम दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। मैं लहसुन की जानकारी उस पे देता हूँ और मनीष जी उस पे क्वालिटी वाले जो मार्केट के अंदर जो क्वालिटी वाले किसान आते हैं, जो कृषि जानकार देखकर क्वालिटी कमा रहे हैं, उन किसानों के बारे में किसान मित्रों को बताते हैं। तो मनीष जी ने मुझे आइडिया दिया कि यार कपिल जी हम कर सकते हैं, आपको नॉलेज भी है। और फिर मैंने सोचा यार, बोले किसान जो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल समस्याएँ किसान मित्रों की देखी है कि यार अब जब स्कूल एक ये कह सकते हैं काफ़ी सारे किसान मित्र यहाँ से सेंटिमेंट उनके सेंटिमेंट्स भी ये हो जाएँगे जागृत। मतलब बहुत सारे किसान मित्र होते हैं ना, किसान के पास में अगर जैसे कि छोटा किसान है, उसके पास 11 बोरी, 15 बोरी ये है। तो 15 बोरी उसके पास सोयाबीन है या 15 बोरी उसके पास लहसुन है, तो उसके पास हर चीज़ का हिसाब है कि यार ये जब मैं मंडी लेके आया ना, तो मुझे 1 बोरी का पैसा मुझे किसको देना है? उसके उसने ₹2 के ₹2 सैकड़ा में जो प्याज के पैसे ले रखे हैं, उसको भी उसको चुकता करना है। वो बीज कहीं से खरीद के लाया था, उस किसान को भी देना है। तो उसके दवाई का भी पैसा देना है, हकाई-जुताई जो करी थी, उसको भी पैसा देना है और उसके जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको भी पैसा देना है और शादी-ब्याह और रिश्तेदारी में अगर कहीं जाना है, तो वहाँ पर भी उसको भरण-पोषण करना है। हर साल ये सारी चीज़ें बहुत रिस्की हो जाती हैं, मतलब जी। उसका हर चीज़ का हिसाब बराबर है कि यार उसको बहुत बार घाटा भी होता है और वहीं से मैंने सोचा कि यार क्यों ना किसान मित्रों को बताया जाए, सही राज क्या है। मैंने सारी चीज़ें जो है आपने देखी कि मार्केट के अंदर मैंने बिल्कुल ओपन सी कर दी है। जी। मुझे बहुत प्रेशर भी आता है, जैसे कि आप हैं, आप मेरे साथी किसान हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं जी। या फिर मेरे जैसे विकास जी हैं, पुष्कर जी हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं। पर आज तक शिवराज जी, कपिल, विकास और पुष्कर जी का अधिकार था, एकाधिकार था, क्वालिटी मतलब ये 4 किसान। अभी क्या हो गया कि बहुत सारे किसान आ गए, तो मेरे ऊपर प्रेशर भी आता है। जैसे कि आप बोलेंगे यार भई यार, अरे यार तूने तो सारी चीज़ें ओपन कर दी, अपने जैसे और 50 किसान खड़े हो जाएँगे तो अपनी क्वालिटी को कौन पूछेगा? तो होता है, बहुत बार होता है ऐसा और ये तो है कि एक और मैं पूछना चाहूँगा, कभी-कभी आप पे ऐसा है जैसे किसी कंपनी का या फिर ये जो कंपनी की दवाइयाँ बेचते हैं, तो इनका भी प्रेशर पड़ा आप पे कि यार तू तो सब कंपनी की चीज़ें बताता है यार, ऐसा कुछ? शिवराज जी प्रेशर तो बहुत आता है। जी। प्रेशर इतना आता है कि मतलब मेरे को शुरुआत में तो बहुत धमकी भरे फ़ोन भी आते थे शुरुआत में जब कि यार मतलब मैं होता है कि मैक्सिमम चीज़ें वो बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड होती है या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की होती है। तो उसमें क्या होता है कि हर किसान को भटकना ना पड़े और एक चीज़ है कि टेक्निकल भी बताता हूँ मैं ये भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार ये चीज़ काम नहीं करेगी। मैंने एक पर्टिकुलर जो ब्रांड लीडर है उसका नाम बता दिया, मैंने पर्टिकुलर एक कंपनी का नहीं, मैं सारी कंपनियाँ बताता हूँ, कोई भी हो। है, मुझको जो मैं एक चीज़ और मैं यूज़ करता हूँ मैं वही चीज़ बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि हर कोई चीज़ बता दी। मैंने जो चीज़ अपने स्वयं के लिए उपयोग करी ना वही चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ। मतलब आप अगर प्रैक्टिकल करते हो और फिर किसान तक पहुँचाते हो इस बात को। अगर लोकल चीज़ें बताने लगा या फिर ऐसी चीज़ें बताने लगा जो मार्केट में ये है, तो अगर उसका रिज़ल्ट नहीं आया तो किसान मेरे पे विश्वास कैसे करेगा? देखो एक चीज़ और है, अगर हमारा उद्देश्य ये है कि यार हमारी फसल के अंदर थ्रिप्स मरना चाहिए और अगर हम 2 पैसा 10 थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए अगर मैं आपको थोड़ी चीज़ें अगर थोड़ी हल्की बता दूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मैंने कहीं पर, तो हमने जो उद्देश्य लेकर जो हम चले थे, जैसे कि हमें थ्रिप्स मारना थे, अगर जी। वो पूरे नहीं हुए तो फिर स्प्रे करने का फ़ायदा क्या? तो सही बात। इसीलिए मैं हमेशा थोड़ी चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिसका मार्केट में थोड़ा वैल्यूएशन है। मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि यार ये चीज़ काम नहीं करेगी। मैंने तो ये कहा कि ये चीज़ मैं उपयोग करता हूँ। आता है प्रेशर काफ़ी आता है। जी। वो होता है थोड़ा लोड झेलना पड़ता है। तो कपिल भैया जैसा कि इस बार तो लहसुन के भाव को देखकर किसानों ने इतना स्प्रे भी किया है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में लहसुन में इतना हम खर्चा करते हैं, तो इसको कम किया जा सकता है?
देखो, इस वर्ष शिवराज जी देखा जाए तो काफ़ी खर्चा हुआ है। जी। किसानों का काफ़ी खर्चा हुआ है। लहसुन आजकल में अगर देखा जाए ना, जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं और जो रोग लहसुन के अंदर आ रहे हैं, मैंने आज से पहले बहुत आज के 2-4 साल पहले आपने कभी जो एक खांकरिया रोग आता है, झुलसा स्टेम फिलियम ब्लाइट, कभी आपने इतनी देखी थी? नहीं थी। जी। क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं आती थी, इतने ज़्यादा कीड़े भी नहीं पड़ते थे, इतनी सारी चीज़ें भी नहीं। हम क्या अपनों ने खेतों में क्षमता खत्म हो गई खेतों की। हम बार-बार खेतों के अंदर से फसल ले लेकर खेतों के अंदर क्षमता खत्म होती जा रही है। तो इसलिए इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। मैंने एक चीज़ और इस वर्ष काफ़ी सारी जैविक चीज़ें शुरुआत करी है। मैं एक बार शिवराज जी एक थोड़ा-सा और ये रखिएगा कि मैं शुरुआत में कोई भी चीज़ अगर डालता हूँ ना, वो स्वयं मैं अपने खेत में डालकर पहले उपयोग करके उसका रिज़ल्ट देखता हूँ, उसके बाद किसान मित्रों को बताता हूँ। जी। तो इस वर्ष से मैंने मेरे किसान मित्र हैं पुष्कर जी, उनके कहने पर मैंने इस बार जैविक की भी शुरुआत करी है। जैविक मतलब मैं काफ़ी सारी चीज़ें इस बार जैविक करी हैं, जैसे कि हमने इस बार माइकोराइज़ा का उपयोग किया और मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें इस बार उपयोग करी हैं, जैसे वर्टिसिलियम, मेटाराइज़म, बिवेरिया, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और अपने माइकोराइज़ा और बहुत सारी पीएसबी, केएसबी और कंसोडिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस बार हमने डालना अपने खेतों के अंदर मैंने स्वयं में कुछ एरिया में डालकर देखी है। उसके क्या रिज़ल्ट आएँगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पर अगले वर्ष से मैं किसानों को जैविक की ओर अग्रसर कराना चाहूँगा कि जितने भी हम जैसे जड़ से हम जो फफूंदी नाशक देते हैं, जैसे कि हेक्सा, किटाज़िन या फिर हम थाइफेनॉल मिथाइल वगैरह जो जड़ से हम बहाते हैं पानी के साथ में ड्रेंचिंग करते हैं या फिर उसके प्लेस पे हम एक बार हम ट्राई करेंगे कि हम इस बार अगले वर्ष से जैविक ही चीज़ें उपयोग करें या फिर हम जो क्लोरो दे रहे हैं, क्लोरो के प्लेस पे हम जो जैविक कीटनाशक हैं, उनका हम उपयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार रहिएगा, अगली बार से हम थोड़ी जो चीज़ें हैं, जड़ वाली जो चीज़ें हैं जिसके अंदर फफूंदीनाशक और कीटनाशक है, उसको हम कंप्लीटली जैविक की ओर करने की कोशिश करेंगे। ये तो आपका डिसीज़न रहेगा आपको जैविक करना है या नहीं, बट मैं आपको अल्टरनेटिव उसका ज़रूर बताऊँगा कि आप हेक्सा का क्या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो तो मेरा थोड़ा जैविक है और रासायनिक में रेट में कितना डिफरेंस आएगा? रेट का तो नहीं, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास जैविक रासायनिक वाले काफ़ी सारे लोग आते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी भी वगैरह पे कि यार जैविक क्यों नहीं करते हैं आप केमिकल ही केमिकल बताते हैं, तो जैविक क्यों नहीं करते? तो मेरा एक ही सवाल है उनसे कि जैविक और रासायनिक के गेहूँ अगर आप ₹3000 क्विंटल में गेहूँ बिक रहे हैं और रासायनिक वाले जैविक वाले जैसे कि नॉर्मल रासायनिक वाले 3000 बिक रहे हैं, तो जैविक का उसका जस्ट डबल होना चाहिए, जी। ठीक है? मार्केट में अगर मैं सारी चीज़ें अगर जैविक लेके जा रहा हूँ, तो उसका रेट हमेशा डबल होना चाहिए क्योंकि उत्पादन शुरुआत में आधा आता जी। है ना? बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही बात हुई कि यार अगर आप आपने देखा है ना हर व्यक्ति को मार्केट में सस्ता चाहिए। सबसे ज़्यादा सस्ती कोई चीज़ है ना शहर वालों के लिए, मैं बोल रहा हूँ गाँव वाले नहीं, शहर वालों को सबसे सस्ता चाहिए। अगर अगर आलू के जो भाव है ₹10 के ऊपर चले जाएँगे ना, तो वो नाच-गाना करने लगेंगे, वो थाली बजाएँगे ना वहाँ वहाँ रोड पे बैठेंगे। और बरोबर। प्याज के रेट जो हैं 10 के ऊपर चलेंगे तो वो भी वहाँ पे नाच गाना करेंगे। जी। यही बात है कि यही उनको वो डी-मार्ट में वहाँ जाते हैं तो वो जहाँ हाँ, लिखा हुआ उस रेट देख के आते हैं हाँ, वहाँ पे जो और है जहाँ पैकेजिंग बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर और जो जीएसटी-वीएसटी लगाकर जो बिल होता है उसके अलावा भी टिप देकर आते हैं। हाँ, वहाँ पे ₹2 भी किसी का नहीं छोड़ेंगे। अगर हाँ। साथ में अगर कहीं गाँव में सब्ज़ी-वब्ज़ी लेने जा रहे हैं या सिटी में सब्ज़ी लेने आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे अगर आपका किसान वो जो है किसान अगर वो ₹55 बोलेगा तो आप उसको ₹45 देने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप कहीं महँगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएँगे ना, तो वहाँ पे आप उसको उस वेटर को ₹20 ₹50 टिप देने की आजकल ट्रेंड है ये। ट्रेंड है। ट्रेंड है, मैं बाहर रह के आया हूँ, ट्रेंड है आजकल उसको ₹50 टिप देंगे। और दोस्तों वो शहर के जो लोग हैं ना जिनको ₹10 वाला प्याज़ खाने की आदत पड़ गई है या फिर ₹10 के आलू खाने की आदत पड़ गई। वही महँगे-महँगे जब वो पीवीआर में सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो वो ₹10 का जो पॉपकॉर्न आता है ना, वो ₹80 में खा के आते हैं और बरोबर। ₹10 की ₹5 की जो बाहर चाय ठेले पे ₹5 की मिलेगी ना, वो अंदर ₹50 की पी के आएँगे। तो जी। लोगों के पास पैसा बहुत है, पर कुछ वो जो कार आता है ना, वो सारा कार उमड़ता है किसानों के किसान। ऊपर, किसानों की उपज के ऊपर उमड़ता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है, जो सारी चीज़ें जो है ना किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपी जाती हैं। देखा आपने? मतलब हर चीज़ किसान अब देखो अब थोड़ा-सा अगर अभी जैसे कि खाने के तेल के जो रेट हैं, खाने के तेल के रेट हैं, अगर 80 की मतलब जैसे कि इन जनरल अभी क्या रेट चल रहा है मुझे तो नहीं पता है। जैसे कि 80 रु खाने के तेल के जो रेट बढ़ेंगे ना, तो वो बढ़ गए। मतलब सोयाबीन के रेट हमने देखा था तो बीच में ₹8000 ₹9000 हो गए थे। तो उस समय पे जो रेट बढ़ गए थे खाने के तेल के, वही रेट आज तक है। पर सोयाबीन तो 4000 के अंदर आ गया ना, तो वो जब इतना प्रोपोर्शनली इतना बढ़ा था, जैसे ही सोयाबीन के रेट बढ़े थे जैसे कि 4000 5000 से शुरू हुआ था और 8000 9000 तक गया था, हुँ। तो 150 वाला जो खाने का तेल है वो ₹200 लीटर हो गया था। तो जब सोयाबीन के जो भाव हैं वो 4000 5000 पे लटक रहे हैं, तो वो जो रेट है उसके उसके कंपैरिज़न में डाउन क्यों नहीं हुआ? वो तो वहीं सेट हो गया ना। हमारा तो बस वही है। लोगों को कुल मिला के सस्ता चाहिए, फ्री फ्री की आदत बहुत है।
ऐसा शहरों के अंदर भी है, हर चीज़ फ्री चाहिए उनको। और सारी चीज़ें जो ना खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्री के लिए कपड़े, जैसे कि ये कोई भी अगर कपड़ा है, वो महँगा कपड़ा है, तो वो उस फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। उसका अगर ₹2000 लगेगा तो ₹2000 वो देने के लिए मंज़ूर है उनको, ब्रांडेड चीज़ों का। पर किसान की जो उपज है, वो उनको सस्ते में चाहिए। जो खेती के अंदर जो उग रहा है ना, वो उनको सस्ता चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ से आपको एक बात बताना चाहूँगा, छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। खेती ही भविष्य है, और जिस दिन किसान व्यापारी बन गया ना, किस दिन किसान ने डिमांड और सप्लाई का गेम समझ लिया ना, तो उस दिन से अपने हाथ में रहेगा कि अपन क्या कर सकते हैं। मतलब जैसे कि लहसुन है, अभी शिवराज जी आप बताइए, पिछले 2 सालों से लोगों ने डिमांड और सप्लाई के ऊपर बहुत ध्यान रखा है। मतलब इस बार आपने देखा लहसुन जो है पिछले वर्ष भी कम थी, इस वर्ष भी कम है। जी, तो डिमांड सप्लाई के बीच में सामंजस्य बैठा हुआ है। जी। अगर ऐसा किसान में अगर हर साल करेगा, तो क्या पता, आप क्या कहेंगे कि लहसुन का भाव कभी डाउन होगा? नहीं होगा। मतलब डिमांड सप्लाई के बीच में सामंजस्य जो है ना, वो हमें बिठाना पड़ेगा। अभी अगले साल देखना, भले कितनी भी महँगी लहसुन बिकेगी ना, तो किसान मित्र उसको झड़ी लगा देगा लहसुन की। किसान मित्रों, ये रहे कि हमेशा जो आप लहसुन लगा रहे हैं, उतनी ही आप लगाएँ। डिमांड सप्लाई के बीच में आप अगर आप मैनेजमेंट रख के चलेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे कि जैसे कि देखा जाए शिवराज जी, कि अभी लहसुन जो है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, तो अच्छा रेट मिल रहा है। अगर अच्छा रेट मिलेगा तो अपना भी फ़ायदा, व्यापारी बंधु का भी फ़ायदा। कम डिमांड सप्लाई के बीच में मैनेजमेंट करके रहो, तो बेटर है। जी, तो थोड़ा-सा ध्यान अपने को रखना है। अभी देखो चिया और जी, किनोवा की क्या हालत हो रही है। चिया और किनोवा, इस हर खेत, तीसरे खेत में आपको चिया, किनोवा देखने को मिलेगी। पिछले वर्ष अलसी की क्या हालत हुई थी। किसान की एक टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी की इस बार अलसी का रेट बहुत शानदार था, तो अगले वर्ष अलसी का ढेर लगा देना। तो वो थोड़ा-सा ऐसा ना करें, हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी आप लगाएँ, तो बेटर रहेगा। और एक चीज़ और, लहसुन के ऊपर मैं बात कर रहा था, लहसुन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बात करी। मैं हमारा एक मोटिव जो था हर किसान को आगे निकालने का, वो लगभग अब थोड़ा सफल होते दिख रहा है। जी, दोस्तों, बरोबर। हमारा जो मोटिव था शुरुआत से, हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहे थे। आज आपने देखा होगा कि चाइना जो है, वो 70% माल जो है एक्सपोर्ट करता है। जी, पूरे विश्व को सप्लाई करता है। उसका उस एकाधिकार है चाइना का। अगर दोस्तों, अगर इंडिया की लहसुन, मतलब अगर गोली चाहिए ना, गोली छोटी-मोटी लड्डू वगैरह चाहिए तो इंडिया, क्वालिटी मतलब चाइना। चाइना। है ना? अगर कहीं से किसी को मँगाना है, पर आजकल विरोध भी बहुत हो रहा है। बट ये है कि किसान मित्रों, अगर हम क्वालिटी सब किसान मित्र कमाने लगे ना, इंडिया की एक्सपोर्ट की ज अगर इंडिया एक्सपोर्ट क्वालिटी उगाने लगा ना, मैं रियावन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सी भी लहसुन जी2, देसी, विदिशा, ऊटी वगैरह जो भी आप लहसुन लगाते हैं, उसके अंदर अगर किसान मित्र क्वालिटी उगाने लगा, साइज़ अच्छी निकालने लगा, तो मैं बता रहा हूँ इंडिया जो है वो बराबरी नहीं कर सकता चाइना की, क्योंकि वो 70 पे है, इंडिया 5-7% 10% पे जी, है ना? तो वो समझिए कि यार, उसके बीच में थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा। अभी बहुत विरोध चल रहा है चाइना जी। का, आपने देखा होगा कि वो अमेरिका हाँ, में अमेरिका वगैरह में जी, सीवेज वगैरह के पानी से, जो गटर का पानी होता है उससे वगैरह उगाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। तो अगर चाइना नहीं देगा तो देगा कौन? देगा मतलब इंडिया। चाइना के किसान मित्र अब उल्टे दिन आ चुके हैं और अब इंडिया की चीज़ें डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप भी तैयार रहे कमर कस के, बोए थोड़ी-थोड़ी पर क्वालिटी बोए और समय के हिसाब से बेचें। हाँ, मतलब ये मैंने बताया था ना, किसान क्या करता है कि तेज़ी में रोकता है और मद्दी में बेचता है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखें, अपने थोड़ा-थोड़ा बेचता रहे। ऐसा नहीं है कि पर यार कपिल सारा भैया इस सामान। वर्ष तो किसानों की कहना पड़ेगी ये बात कि इस बार वास्तव में किसानों ने बिल्कुल रोक-रोक कर बेचा है। ये तो यही तो जीत है। मैंने क्या बोला आपको, शुरुआत में मैंने बोला था कि किसान जो है वो डिमांड सप्लाई का गेम जिस दिन समझ गया ना, हाँ, उस दिन सारी चीज़ें हो जाएगी। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हमेशा ये होता है ना, एक, अब शिवराज जी अगर आपने देखा, आप कोई ऐसी कोई चीज़ है जो मार्केट में रेयर है, जैसे कि हम ताबोली लेने गए, ठीक है? जी। ताबोली को हर किसान जानता है। दुकानदार के पास ताबोली के पैकेट हैं, उसके पास पेटी पड़ी है, पर हाँ, उसके अंदर उसने 2 ताबोली रखी हुई है। कितनी? 2 2 ताबोली है। 1 बस आखिरी बचा है, 2 बस बची हैं, तेरे को लेना है तो ले, नहीं तो बस ये भी बुकिंग है, ये भी दे रहा हूँ मैं। वो वापस से आप लेके गए, उसके बाद 2 वापस से ला के रख देगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? जी, है कि नहीं? तो बिल्कुल। आपको डिमांड सप्लाई का गेम खरीद समझना पड़ेगा। वो बहुत बहुत रे अब आजकल मार्केट में कि बहुत सारे। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे बड़नगर तहसील के जो किसान हैं, हाँ, तो उनसे मैं अक्टूबर-नवंबर से पूछ रहा हूँ हाँ। कि भाई साहब लहसुन कितनी है? बस खत्म हो गई। दिसंबर में आए, बस खत्म हो गई। अभी जनवरी में भी लेके आ रहे हैं। तो अभी बाद में एक किसान से बात हुई तो वो बोला कि हमने ऐसी मतलब ये चीज़ कर ली सही थी यही करना कि है। आप बताना ही नहीं अपनी चीज़ जो है बिल्कुल ढँक के खाना है। मैंने पिछले वर्ष एक वीडियो में बोला था कि जी, भैया कोई भी लहसन का सर्वे करे, आप बिल्कुल भी उसको नहीं बताएं कि लहसन लगई कितनी है और निकली कितनी है। अभी क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं बताना है। जी, इस बार आपने देखा रोग बहुत आ रहे हैं। जी, बहुत रोग आ रहे हैं ना, तो उत्पादन वैसे भी डाउन होने वाला है। तो
समझिए कि यार पिछले वर्ष से भी मतलब पिछले वर्ष के बराबर या उससे भी कम जो उत्पादन है वो आएगा। अभी आपने देखा आधी लहसुन तो निकल गई है ऊटी वाली, जी। ठीक है? आधा दौर तो निकल गया ऊटी का, आधा दौर और है। बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं है शिवराज जी, मैं अपने गाँव का भी बताऊँ, बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं है ना? पिछले वर्ष से भी कम है पर ज़्यादा नहीं। रियान का तो कम ही है। तो डिमांड सप्लाई जो है इस वर्ष भी मैनेज रहेगा, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि समय-समय से बेचते रहें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जी, हाँ, वही है कि मेरे को भी काफ़ी के सारे किसान मित्र मेरे से पूछते हैं, तो हुँ। भैया मुझे लहसुन की बीमारी के बारे में जानकारी है, मुझे ये डिमांड सप्लाई के बारे में थोड़ा कम अनुभव है। वो आप शिवराज जी अपने आगे जिस नहीं, वो आगे क्या भाव बिकेगी वो किसी को ही नहीं वो पता है। किसी को सब नहीं पता। अनुभव से बताते हैं, तुक्का लग गया तो सही है। पर वो अपने आप को सैटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ, मैं 15,000 प्रति क्विंटल बेच रहा हूँ तो मेरा दिल खुश है। हाँ, अब कल से जाके वो 20 बिके, दिल दुखाना नहीं। अपन ने जब उस टाइम बेची, अपना दिल सैटिस्फाई था, ठीक है, अरे जो मिला वो तकदीर का। शिवराज जी एक बात है, ये लहसुन और प्याज है ना, इसका भाव पूरा कंप्लीटली वॉलेटाइल है। जी, मतलब ये एक वो बड़े वाला गुब्बारा है, ये कब फट जाए भरोसा नहीं है। सही बात। ये गरम गैस का गुब्बारा है, कब फट जाए। एक हवा यहाँ इसका जो मार्केट है ना, ये ऊपर कर सकती है, तो एक हवा इसको पूरा धराशायी धराशायी पूरा कंप्लीटली धराशायी कर सकती है। जी, और प्याज में भी सेम है किसान मित्रों, ये मैंने शुरुआत में बोला है, लहसुन की खेती और प्याज की खेती, ये ड्रीम 11 पे टीम बनाओ कि लहसुन की खेती करो, बराबर है। इस वर्ष भाव है, अगले साल हो सकता है ना रहे। पर हम अगर सामंजस्य बिठा के चले तो पक्का भाव रहेगा। तो कपिल भैया, जैसा कि आपने बताया है, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, आप जॉब भी कर रहे हैं और खेती में तो बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं। तो आप इन सब के बीच आपका इतना सपोर्टर कौन करता है? शिवराज जी देखा जाए तो मेरा एक छोटा भाई है, जी, वो भी देखा जाए तो एनआईटी छत्तीसगढ़ से पास आउट है, जी। एमसीए उसने भी किया है, अच्छा। ऑल इंडिया टॉपर वो भी है। पर वो पूरा मेरा खेती का जो मैनेजमेंट है वो करता है। जी, सुनील धाकड़ नाम है, जैसा कि आप फोटो वीडियो पर देख पा रहे हैं। जी। काफी सारे किसान मित्र जानते हैं, सारा जो मैनेजमेंट है, मेरी खेती का सारा जो मैनेजमेंट है उसके हाथ में है। पापा और हम दोनों तो केवल ऑब्जर्वेशन रखते हैं। मैं खाद बीज दवाई ला कर देता हूँ और ये ऐसे वैसे वीडियो खड़े रह के वीडियो बनाना मेरा काम है। जी, और जॉब करता हूँ। मेरे को मंडे मंडे टू फ्राइडे मतलब सोमवार से शुक्रवार मेरे को समय नहीं मिलता है। जी, सुबह 10 बजे तक फ्री रहता हूँ। तब वो उस समय पे मैं जाता हूँ, ये करता हूँ। बट पूरा जो समय है 24/7 वो मेरा छोटा भाई पूरा खेतों का जो मैनेजमेंट है वो करता है और बहुत मेहनत भी कर रहा है जी, और आपने देखी है क्वालिटी तो। जी। तो बहुत ज़्यादा मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर कोई कर रहा है तो मेरा छोटा भाई सुनील धाकड़ है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मतलब पूरा अभी जितना भी लहसुन इस वर्ष भी काफ़ी अच्छी लहसुन हमने सेल करी है। जी, जितना भी था सारा मैनेजमेंट उसी ने रखा था। अभी भी पूरा जो मैनेजमेंट है वही रख रहा है। जी। तो ज़रूरी है किसी का, परिवार का, भाई का, पिताजी का साथ होना, तभी आदमी थोड़ा-सा आगे स्टेप ले सकता है। और एक और बात हमारे किसानों के मन में होगी कि कपिल जी और मनीष जी ने जो चैनल बनाया कृषि जानकार, तो उससे तो अच्छे नोट छाप रहे होंगे आप। ऐसा नहीं है किसान मित्रों, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। आपने देखा होगा कि मैं बहुत लिमिटेड वीडियो डालता हूँ। शिवराज जी आपने भी देखा है, जी। बहुत जो काम का होता है वही, मेरी फ़ोकट बड़बड़ाने की आदत नहीं है कि रोज़ सुबह खड़े होके मैनिपुलेट करना लोगों से। वैसा मैनिपुलेशन करने की आदत नहीं है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। सारी चीज़ें आपने देखा होगा, मैं वही वीडियोज़ डालता हूँ जिसकी लिटरली ज़रूरत है। मैं लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता। और होता क्या है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं। एक शिकायत किसान मित्रों से है कि किसान मित्र जो कॉमेडी वाले वीडियो आते हैं और नाचने-गाने वाले वीडियो आते हैं, उस पे लाखों में व्यूज़ आते हैं। जी, और कोई खेती वाला वीडियो डाल दे तो वो 5,000 से ऊपर ही नहीं जाता। सही बात। तो अगर 5,000 व्यूज़ आएँगे तो क्या ही कितने ही पैसे बन जाते होंगे। देखा जाए तो जी, हार्डली कैसे बताऊँ, यूट्यूब के हिसाब से कम्युनिटी में नहीं है। समझिए कि अभी अभी के भाव के हिसाब से अगर सोयाबीन अगर आपका 4,500 बिक रहा है, तो समझ लीजिए 1.5 क्विंटल के आस-पास सोयाबीन पे से जब आप बेचेंगे, तो उतना पैसा मनीष जी और हम दोनों के बीच में बन जाता है। मतलब इतना आ जाता है, दोनों दोनों भाई मिलके बाँट लेते हैं। मत तो मतलब यूट्यूब हमारी कम्युनिटी को, यानी अपनी जो कम्युनिटी को पैसा इतना देता है, जो 1 क्विंटल गेहूँ है, तो उसमें से 1 कटोरी भर के देता है आपको बस। बस वही है। मतलब एग्रीकल्चर को मैं बता रहा हूँ किसान मित्रों, मैंने आपको बोला ना एग्रीकल्चर को हमेशा लाइटली लिया जाता है। सेम चीज़ यूट्यूब के द्वारा भी है। एग्रीकल्चर मतलब सबसे 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 नीचे वाली कम क्लास। सबसे नीचे वाली क्लास। बिल्कुल। मतलब सबसे कम पैसा अगर किसी को मिलता है ना, तो वो एग्रीकल्चर वाली कम्युनिटी को। अपन वहाँ रोज़ शाम सुबह खड़े रह के अगर अपन इतना सारा अगर ये चीज़ें मैं अगर डिजिटल वाली नीच में कर दूँ ना, डिजिटल जैसे कि हमें ट्रेडिंग वाले जो प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल, है या बिल्कुल। फिर जो मोबाइल वगैरह का प्रमोशन वगैरह करते हैं, वो उसमें अगर कर दिया जाए ना, तो बहुत पैसा बने, पर बहुत ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, 5 साढ़े 5,000 साढ़े 5 लाख व्यूज़ आते हैं महीने भर तो के, आप बहुत ज़्यादा जिस नहीं। तरीके से चैनल पे मेहनत कर रहे हैं और इतनी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आप दे रहे हैं, जो वैज्ञानिक भी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी क्या अपेक्षा रहती है चैनल को लेकर? मेरी हर किसान से अपेक्षाएँ रहती हैं कि हर किसान उसको शेयर करे। जी,
बट मुझे एक किसान मित्र हैं, उन्होंने बताया था, कसारी चौहान के एक किसान मित्र हैं लोकेन जी। उन्होंने मुझे बताया था कि यार कपिल भैया, लोग आपके वीडियोस इसलिए शेयर नहीं करते हैं कि वो भी चाहते हैं कि यार ये जो जानकारी है ना जो कपिल भैया दे रहे हैं, ये मेरे गाँव वाले को पता नहीं लगे। बोल। ठीक है? ये बस मेरे को ही पता लगे ना, मैं ही अच्छी लसन कमाऊँ, इसलिए आपके वीडियो शेयर नहीं करते हैं। मतलब उनका एक जनरल टेंडेंसी, अभी भी किसान मित्रों की जनरल टेंडेंसी सुधरी नहीं है। वही सोचते हैं कि यार भैया ये जो वीडियो है, ये बस मैं ही देखूँ, मेरे पड़ोसी को या मेरे रिश्तेदार को पता ना लगे। ताकि अपनी धाक रहे कि अपने गाँव में अपनी हाँ, लहसुन एक बस मैं नंबर ही है। हूँ, बस वही वाली बात है। तो इस वजह से किसान में शेयर शेयर नहीं करते। तो दोस्तों देखो यार, मैं आपको बाँट रहा हूँ, खुला बाँट रहा हूँ। आज तक मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि इंडिया के पास में जो जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, जेट इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी चाइना, रशिया और जो अपना ब्रिटेन, मतलब जो है ना इंग्लैंड और अपना ये अमेरिका के पास में है जी, और फ्रांस के पास में, 5 कंट्रीज़ है जिनके पास में टेक्नोलॉजी है, पर वो कभी किसी को देते नहीं है। अब मैंने तो सारा बाँट दिया शिवराज जी। जी। तो अब सारी चीज़ें बाँट रहा हूँ, जब मैं आपको बाँट रहा हूँ, खुले में बाँट रहा हूँ और मैं आपको अपना समझ के बाँट रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है। मेरे लिए हमेशा यूट्यूब सेकेंडरी रहा है, मेरे लिए हमेशा किसान प्राइमरी रहा है। तो मैं जब सारी चीज़ें बाँट रहा हूँ, तो आप शेयर क्यों नहीं करते? करिए यार, क्या दिक्कत है? हाँ? आप देख रहे हैं, मतलब जो बहुत सार मैं देखता हूँ कि यार कोई भी नाचने गाने वालों के वीडियोज़ आते हैं, तो बहुत लोग तगड़े स्टेटस शेयर होते हैं। लगाते हैं, बहुत तगड़े शेयर होते हैं। तो वैसा किसान मित्र नहीं करता है, तो आप किसान मित्रों शेयर करिए। और ये कुछ किसान मित्रों की एक जनरल टेंडेंसी ये भी है कि यार मैं बीज बेचने के लिए करता हूँ। अरे भैया, जब बीज बेचना मेरा उद्देश्य होता, तो मैं 2 क्विंटल प्रति किसान वाली कैप क्यों लगाता? मेरा एक कैप है कि यार 2 क्विंटल आपको देनी है, 2 क्विंटल आपको देनी है, तो उससे ज़्यादा नहीं दे सकता मैं। जब मेरे को अगर कोई किसान मित्र 20 क्विंटल मेरे से लेने आ रहा हूँ, तो 20 क्विंटल देने में फ़ायदा है कि 2-2 क्विंटल के टुकड़ों में देने के लिए 20 फ़ायदा है? देना फ़ायदा है। 20 देने में फ़ायदा है ना? ये रोज़ की चाय पिलाना, चोचले बेवजह हाँ, के, उनके 10 लोगों के फ़ोन अलग झेलो, है ना? सही 20 है। में 1 है, 1 से बात करनी पड़ेगी, 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है? या आप बोलेंगे तो मैं बीज भी सेल करना शुरू कर दूँगा। आपका जो ये है कि मेरे तो वैसे भी मंडी में बिक रहा है, मैंने सारा माल जो 27 के भाव में या घर पे बेच दिया और बाद में लेके गया तो 35 बिका। तो मैं तो हाँ, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो नुकसान में ही हूँ ना। जी। तो ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर मैं बी सेलर होता, तो मैं दूसरों किसानों से खरीद के अपना ही माल क्यों बेचता हूँ? आप हैं मेरे गाँव में, काफ़ी सारे किसान मित्र जो अच्छी क्वालिटी कमाते हैं, उनसे लेके आपको सेल करता ना यार। जी। वही बात है, थोड़ा-सा आप अपना थोड़ा-सा टेंडेंसी सुधारिए। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, शिवराज जी आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका साथ सबको ज़रूरी है। तो एक और कॉल से याद आया है, जैसे आप वीडियो डालते होंगे, हाँ। तो उसके बाद कॉल भी आते हैं आपको? हम तो काफ़ी परेशान हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कॉल से। जी। मतलब किसान मित्र के ये है कि बहुत सारे किसान मित्र तो ऐसे होते हैं कि उनको कोई समय ही नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। मेरे पास दिन के 250 फ़ोन आते हैं। 250 फ़ोन, मतलब समझिए अगर मैं हर किसान से 2 मिनट भी बात करने गया ना, तो 500 मिनट होते हैं। 250 एक फ़ोन कटा, 3 वेटिंग में आ रहे हैं। एक फ़ोन फ़ोन चालू है तो 3 वेटिंग में आते हैं। वो बड़ी समस्या है। मैंने सारी चीज़ें जो है यूट्यूब के ऊपर डाल रखी हैं। दोस्तों, वन टू वन बात करने का समय नहीं है। अगर मैं हर किसान से बात करने गया ना, तो मुझे कंपनी वाले लात दे लात निकाल देंगे कि अब पूरा समय तो फ़ोन पे ही बात करता है। जब मैं फ़ोन पे बात करने का अपना सारा समय व्यतीत कर दूँगा, तो उनका काम कब करूँगा? तो ये है कि सारी चीज़ें जो है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। एक दिन तो रात को किसान मित्र कुछ पानी फेरने गया, तो वो रात को 1 बजे फ़ोन कर रहा है। अरे यार कपिल भैया यार, आज तो फुवारा दाग घणो है यार, ठंड घणी वाजी रही, के हवेरा उठीन के फुवारा चलाना पड़ेगा कि यार। कुछ किसान मतलब ये पूछते हैं कि मतलब जो है, मेरे यहाँ पर जो फुव्वारे हैं, वो 2 घंटे चलाऊँ या 3 घंटे चलाऊँ? अब उनके यहाँ से मुझे कैसे पता लगेगा कि उनके यहाँ की मिट्टी कैसी है? और बहुत सारे किसान मित्र मेरे से इसलिए फ़ोन लगाते हैं मेरे को कि यार मैंने जो डोज़ लिया है, मैंने जो दवाई बताई है, वो डोज़ सही है कि नहीं? वो लेके आ जाते हैं सेम डोज़, वो सही है कि हाँ, नहीं? ये कंपनी वाले ने ओरिजिनल दिया है कि डुप्लीकेट? ऐसे भी फ़ोन हाँ, आते हैं। और कुछ सही है। किसान मित्र अगले साल का भाव पूछते हैं। तो मैं बोलता हूँ, आप अपने खेत की आस-पास घूम के मुट्ठी उतार लो ज्वार की और मेरे को भेज दो, मैं देख लूँगा आपकी लहसुन क्या भाव बिकेगी। तो थोड़ा है कि यार थोड़ा-सा किसान जो है, वो हर व्यक्ति को अपना समझता है, अपना समझ के फ़ोन करता है। हुँ, बट मैं भी थोड़ा, मेरे टॉलरेंस के ऊपर जा रहा है। जी। वो जैसे कि आप बताते हैं कि आप रियावन सिल्वर लहसुन को हाँ। ठेठ राजस्थान के खेतों में जाकर बोते हैं, तो क्या आपके पास खेत नहीं है क्या? शिवराज जी, लहसुन जो एक ऐसी चीज़ है कि बार-बार एक खेत में लेते हैं ना, तो खत्म हो जाते हैं खेत। खेत की सारी क्षमता ले लेता है। और किसान मित्रों, लहसुन को बार-बार लगाने से खेतों की क्षमता हमारे रियावन में तो खत्म हो गई। मैंने बहुत बार वीडियोज़ में बोला है कि ल रियावन सिल्वर जो है वो हल्के खेत में नहीं होती है।
जी। तो नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। मतलब जैसे कि ₹10 के खर्चे के प्लेस पे ₹15 का खर्चा करना पड़ रहा है। उसके बाद में भी वो क्वालिटी नहीं आ रही, जी। है ना? तो इसलिए हम जाते हैं राजस्थान में। मतलब राजस्थान में जो खेत हैं, वहाँ हम रखते हैं, वहाँ पानी की सुविधा होती है, वो खेत रखते हैं। दोस्तों वहीं से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले के अंदर कहीं किसी किसान मित्र के पास अगर कोई खेत है या आस-पास में कोई खेत है, उसको लीज़ पे देना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है ना? मुझे ज़रूरत है, आप कमेंट पर लिखिए, अपना नंबर भी लिखिएगा, मैं आपको कॉल करूँगा, है ना? और हो सकता है आप मेरे वहाँ आने से आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाए। ओह! अगर किसी किसान मित्र के आस-पास राजस्थान में, मंदसौर में आस-पास कहीं खेत है, अच्छा पानी वाली जगह है, बहुत बार लहसुन नहीं हुई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा। तो कपिल भैया, हम में से जैसे कि सभी लहसुन किसान ही हैं, हाँ। तो लहसुन किसान मित्रों के मन में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है लहसुन से रिलेटेड, कि आज भी मैं जब आ रहा था तो मेरे गाँव के ही किसान मित्र उन्होंने मेरे से स्पेशल बोला कि उनसे ये पूछना कि जो लहसुन जब उखाड़ते हैं, तो उखाड़ने का सही समय कौन-सा है? या इसके बारे में भी तो आप ज़रा शुरू से बेसिक-बेसिक बताइए लहसुन के बारे में? देखो, अभी तक शिवराज जी देखा जाता था, तो पहले किसान मित्र बेसिक से शुरुआत से बताता हूँ मैं। जी, बिल्कुल। सबसे मेन चीज़ होती है बीज चयन। बीज चयन मतलब अगर आपने देखा है ना बीज चयन ही गलत हो जाता है, जैसे कि हम कोई भी फसल लगा रहे हैं, उसका बीज चयन ही गलत हो गया, तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है अपना। बीज खराब हो गया मतलब साल ही खत्म। तो जी। सबसे ज़्यादा बढ़िया आप कोशिश करें कि बीज चयन अच्छा करें। बीज चयन मतलब हमेशा वो लहसुन बोए, बड़ी-बड़ी कलियाँ आप लगाएँ, छोटी कलियाँ आप साइड में लगाएँ। ठीक है? बीज चयन अच्छा करें, वो सबसे पहला नियम तो वो। जी। दूसरी चीज़ खेत में आपका क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है। कम से कम 4 साल का क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है। जैसे कि 2020 में आपने लहसुन लगाई थी तो अगली बार कोशिश करके 2024 में लगाएँ। यहाँ पे कुछ किसान मित्र बोलेंगे भैया मेरे पास तो 2 ही बीघा खेत है। जी। तो भैया उसमें भी आप पार्ट करिए। 2 बीघा है तो ऐसा नहीं है कि 2 बीघा है तो ऐसा है कि यार हर साल 2 बीघा है तो उसमें हर दूसरे साल आप लहसुन ले सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। मेरे को रोज़ भिंडी की सब्ज़ी खिलाएँगे, रोज़ भिंडी की सब्ज़ी खिलाएँगे तो मैं तीसरे दिन ऊब जाऊँगा कि यार भिंडी रोज़ नहीं खा पाता हूँ। जी। सेम वही चीज़ फसल के साथ भी है। क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है। तो क्रॉप रोटेशन करें, खेत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद बारी आती है बेसल डोज़ की। बेसल डोज़ में जैसे कि आप हैं, आपको हर चीज़ की ज़रूरत है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम पालक की सब्ज़ी भी हमें लगती है, उसके अंदर आयरन होता है, ठीक है? हम प्रोटीन भी लेते हैं, दालें वगैरह लेते हैं, उससे प्रोटीन मिल जाता है। जी। हर पोषक तत्व की हमें आवश्यकता होती है, पानी भी हमें पीना पड़ता है, बरोबर। ठीक है? हमारे आहार का जो जो मुख्य चीज़ है, वो रोटी और सब्ज़ी है। उसके अलावा हम अचार खाते हैं, हम चटनी खाते हैं, दही। पापड़ खाते हैं, दही खाते हैं, जी। छाछ पीते हैं, नमक भी तो लेते हैं। जी। तो नमक ये सारी चीज़ों की अपनी-अपनी एक वैल्यू है। ऐसे फसल के अंदर भी होते हैं। फसल में मुख्य पोषक तत्व होते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इन सब की भी हमारी फसल को ज़रूरत होती है। तो बेसल डोज़ में हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी होती हैं, जैसे कि एनपीके डाल दिया हमने, एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आता है, उसको जी। हम ज़मीन के अंदर ही मिलाएँ। बहुत सारे खाद ऐसे होते हैं जो मोबाइल नहीं होते, मोबाइल का मतलब समझिए कि जहाँ खाद का दाना अगर यहाँ पड़ा है तो यहीं रहेगा। जड़ को उसको पास में उसके जाना पड़ेगा लेने के लिए। अब सोचिए हम बेसल डोज़ में कुछ किसान मित्र आज के पहले ऐसा करते थे कि लहसुन छुपाई कर दी उसके बाद में उन्होंने पहली पिलाई में तो कुछ नहीं दिया, सेकंड पिलाई में वो देते थे। तो खाद जो है वो ऊपर ही पड़ा है। जी। तो हमें इन पोषक तत्वों को ज़मीन में मिलाना पड़ता है, इसलिए जब हम खेत की तैयारी करते हैं उसमें हमें बेसल डोज़ देते हैं। बेसल डोज़ में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो आता है, एनपीके 12-32-16 या फिर आप 18-46-0 ले सकते हैं, साथ में पोटाश अलग से ले लें। यहाँ पर सल्फर मैं रोकना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे किसान हमारे क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, तो वो बेसल डोज़ के में जब खेत तैयार करते हैं, उस टाइम सुपर फास्फेट का यूज़ करते हाँ, हैं, तो डीएपी की बजाय। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई कोई दिक्कत समस्या नहीं। नहीं है। उसके अंदर भी आपको फ़ॉस्फ़ोरस मिलेगा, उसके अंदर सल्फ़र की मात्रा मिल जाती है, कोई समस्या नहीं है। बट सुपर के अलावा भी हमें पोटाश की ज़रूरत रहेगी ना, जी, जी। पोटाश कहाँ से मिलेगा? तो पोटाश ज़रूरी है। इसके अलावा सल्फ़र तो उसमें मिल गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम तो हम शुरुआत में नहीं देते हैं, जी, पर जी। फिर भी बाद में देते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट हम शुरुआत में ही दे देते हैं। उसके अलावा हम उसी समय पे हमारी लहसुन के अंदर कीड़े नहीं आए, मतलब कीड़ा ना लगे, तो उसके लिए हम जो फिप्रोनिल वगैरह जो कीटनाशक आते हैं, जो जी। दानेदार वो भी हम डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम बेसल डोज़ जब हम बहुत सारे किसान मित्र आपने देखे होंगे कि बीज उपचार नहीं करते हैं, जी। है ना? तो बीज उपचार भी करना ज़रूरी है। अब ये बात ये है कि यार अब मेरे ऊपर अगर कहीं कली डैमेज है या कली अगर अपनी खराब है, तो उसके ऊपर फफूंद ना लगे। फफूंद नहीं लगेगी तो हमारा पौधा जो है वो स्वस्थ रहेगा। जी। ये बेटर है, ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। कुछ किसान मित्र बिना वो बीज उपचार करे लगा देते हैं। जी। वहाँ थोड़ी समस्याएँ आती हैं। तो बिना बीज उपचार में अब एक तो पहले से कमज़ोर है वो, उसके ऊपर कोई सूट वग़ैरह नहीं है।
तो उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो आप जी। समझिए कि यार उसको आप उपचारित करके लगाएँगे तो उसपे जो अनावश्यक फफूंद है, जो खेत के अंदर सॉइल बोर्न डिसीज़ है, वो उसके ऊपर नहीं आएगी। पर कीड़े के लिए हम चीज़ें डाल ही रहे हैं और आजकल फफूंदीनाशक के अंदर भी आपने देखा होगा, जब बीज उपचार जो हम करते हैं उसके अंदर कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों आते हैं। वो कीड़े से भी बचाता है और फफूंद से भी बचाता है। तो बीज उपचार ज़रूरी है। और किसान मित्र एक क्या करते हैं, ले आते हैं मशीन में ट्रॉली भर के, मशीन में फुड़वा लिया तो आधी कलियाँ तो वहाँ डैमेज हो जाती है और फिर शिड्डल से लगवा देते हैं। शिड्डल से वाला भी बेटर तरीका है, खर्चा कम लगता है, पर अगर आप क्वालिटी कमाना चाहते हैं तो फिर शिड्डल वाला थोड़ा मेरे हिसाब से फेल है। अच्छा। क्योंकि हमें क्वालिटी कमानी है कम एरिया में। अब हमारे पास रियान में, मेरे स्वयं के पास 20 बीघा ज़मीन है। अगर जी, मैं शिड्डल से बोने गया तो हालत खराब हो जाएगी। जी। बताओ वो बात है। तो शिड्डल से बोने के प्लेस पे आप हाथ से लगवाइए, थोड़ी वो ध्यान रखिए। उसके बाद में बहुत सारे किसान मित्र ये सोचते हैं कि यार बहुत बार-बार लहसुन भी एक ऐसी चीज़ है, ना इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ना बहुत कम। आपके पास पानी की शॉर्टेज है तब भी आप लहसुन है पा नहीं होगी। आप बहुत बार-बार पानी पिला रहे हैं तब भी उसके अंदर समस्या आएगी। बहुत सारे किसान मित्र इस बार देखा आपने, नमी बहुत ज़्यादा रही तो फफूंद आ गई जड़ों के अंदर, कीड़े पड़ रहे हैं, देखिए कि नहीं? मतलब बहुत सफ़ेद-सफ़ेद कीड़े आपको लगेंगे। जब वाटर लॉगिंग कंडीशन है वहाँ पे तो लहसुन उठ ही नहीं रही है। तो वहाँ पे भी थोड़ी समस्या होती है कि इसको रेगुलर समय-समय से एक शेड्यूल के हिसाब से पानी देना होता है। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में हमने आपको बताया ही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट इतने ज़्यादा ज़रूरी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रेंज है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपका कैल्शियम क्या नाम अपना बोरोन आएगा, जिंक आएगा, फेरस आएगा, ठीक है? मोलिब्डेनम आएगा, मैग्नीज़ आएगा, कॉपर आएगा, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। सिलिकॉन आएगा, इन सब की ज़रूरत हमारे पौधों को होती है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आप देखो तो आपका सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं, इनकी भी पौधों को ज़रूरत होती है। उसका भी एक शेड्यूल है जो हमने आपको पहले बताया है, वो भी आपको देना पड़ता है। इसके अलावा किसान मित्रों, हमारी फसल में 2 तरीके से खेती होती है। या तो आप अब अपन मानव के ऊपर अगर एग्ज़ाम्पल लेके समझें तो अपन जैसे कि ह्यूमन्स हैं, अगर अपने हिसाब से समझे मनुष्यों के हिसाब से कि यार वो बीमार एक शुरुआत में अगर जब हमें बुखार आता है ना, तो हम एक गोली खा लेंगे, तो उस समय पे हमारा बुखार भाग जाएगा। जी। बुखार आने के बाद में वो हेवी हो गया, अपने को उसने हेवी अटैक कर दिया, उसके बाद अगर अपन बुखार की इंजेक्शन लगवा लें, बॉटल लगा लें, तब भी हमको 5-7 दिन उसको रिकवर होने में लगता है। एक गोली से तो नहीं काम होगा ना। तो किसान मित्र ये करते हैं कि बीमारी आने का इंतज़ार करते हैं। बीमारी आने का इंतज़ार करते हैं कि यार बीमारी आए, 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 वो ब जब हेवी हो जाती है ना, उसके बाद में स्प्रे करना शुरू होते हैं। तो एक तो हमारा डैमेज हो गया, इसके अलावा हमारे जहाँ पे 1 स्प्रे करना पड़ रहा था, वहाँ पे उसके प्लेस पे 2 या हो सकता है 3 स्प्रे भी आपको करने पड़े। तो थोड़ा-सा वो है कि आपकी फसल को आप बचा के रखें। तो बीमारियों से बचा के रखें, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और तो समय-समय से पोषक तत्व दें आप उसको। अभी देखने को मिल रहा है बहुत सारे किसान बाद में भी जो 70-80 दिन की लहसुन हो जाए तो उसके बाद भी डीएपी कोई फूँक रहा है, वो ऊपर से खाद दे रहा है, तो वो सही है या गलत? कोई समस्या नहीं। देखो, हर चीज़ हर एक का एक साइकिल होता है। अभी आजकल डीएपी भी वाटर सॉल्युबल आ रहा है, अच्छे से गल जाता है। दाना आजकल वो वाला खराब वाला दाना नहीं आ रहा है। जी। तो थोड़ा डीएपी भी क्या वो गल के उसका रस नीचे उतर जाता है, वहाँ तक ठीक है, क्योंकि जड़ें हमारी नीचे हो गई ना। जब पोषक तत्वों को नीचे ज़रूरत पड़ी तब हमने नीचे दिया। अभी अपने पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार दे दिया तो बार-बार देने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब भूख लगेगी तब आपको खाना खाना पड़ेगा, जब जी। आपको प्यास लगेगी तब आपको पानी पीना पड़ेगा। सेम ऐसा भी है, फसलों के अंदर जब हमें ज़रूरत लग रही है, मेनली अगर फसल कोई भी हो, गेहूँ भी हो, उसके अंदर पूरा एनपीके जो है वो मैटर करता है। तो एनपीके 1846 जो है ना वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको यहाँ बता देता हूँ, आप नाइट्रोजन से आपके पौधे की जो है वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, आपका पौधे का जो स्टेम है वो फास्फोरस से बनता है, पौधे का जो क्लोरोफिल वगैरह है और उसकी जो क्वालिटी है वो पोटाश के कारण डिसाइड होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे पोषक तत्व। तो अभी भी दे सकते हैं, वो बड़ी समस्या नहीं है, पर बेसल डोज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है, वो भी देना ज़रूरी है। क्योंकि पोटाश की जो बात करते हैं तो बहुत सारे किसान आखिर जो उखाड़ने का समय आता है ना, लास्ट पाड़ में, हाँ, उस टाइम पोटाश देना पसंद करता है कि उनका मानना ऐसा है कि वो ज़मीन को पोगर कर देता है ऐसा। ऐसा नहीं है शिवराज जी, वो गलत है। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ का एक रूपांतरण होता है। आप समझिए, आप सीधे गेहूँ खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे। कोई भी सीधा गेहूँ नहीं खाता। गेहूँ को आटे में आटा बनाया जाता है, आटे से रोटी बनाई जाती है और फिर गेहूँ खाया अपन खाते हैं। जी। ऐसा तो नहीं है कि सीधे अपन गेहूँ खाएँगे, गेहूँ पचा नहीं पाएँगे। तो ऐसे हर चीज़ का रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन का भी रूपांतरण होता है, फास्फोरस का भी होता है, पोटाश का भी होता है। हर चीज़ का एक साइकिल है। मतलब अगर देखा जाए तो कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं पोटाश को रूपांतरित होने में। अच्छा। मतलब वो पौधे के लेने लायक बनने में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगता है। तो पोटाश इस समय पर देना तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। जी। आप दे सकते हैं, 90 दिन के आस-पास दे सकते हैं। अब आप समझिए, आप बोल रहे हैं आखिरी पिलाई के जस्ट पहले देते हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बना था। आखिरी पिलाई मतलब 110 दिन के आस-पास। 110 दिन में देंगे तो रूपांतरित होगा, तो आप समझिए कि आप सोयाबीन की तैयारी कर रहे हैं।
पोटास उस समय पर देंगे। जी। तो वो तो मेरे हिसाब से यूज़लेस है। अगर आपको देना है तो आप 90 दिन के आस-पास, उससे पहले 90 दिन के आस-पास आप दे सकते हैं। 90 दिन के बाद तो मैंने बोला ये खाद देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जी, आप समझिए बुढ़ापे में कितना भी घी खिलाओ, कितने भी काजू बादाम खिलाओ, तो क्या काम का है? घी सही बात। हजम भी नहीं होगा, हजम भी नहीं होगा और समस्या अलग पर माँ करेगा। साहब आशीर्वाद ज़रूर देंगे, हाँ, नानो अच्छी सेवा कर रही है। वो बात तो है। तो आखिरी जो बहुत सारे किसानों के मन में भी रहता है कि जब लहसुन उखाड़ने का जो सही समय होता हुँ, है, थोड़ा-सा इधर आ जाइए। हुँ, लहसुन उखाड़ने का जो सही समय होता है, हुँ। वो कौन-सा होता है और क्या विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए? शिवराज जी, अगर देखा जाए तो लहसुन की अपन बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आखिरी पिलाई से ही बताता हूँ। जी। आखिरी पिलाई में नॉर्मली अगर आपके 25 से 30% आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऊपर जो एंटीना आता है, टोचन का काफ़ी बार बोलते हैं, कभी घुंडी बोलते हैं, ऊपर जी। जो आता है ना कली, वो हाँ, फूल ऊपर एक जैसा। छोटी-सी कली आ जाती है। हाँ, वो कली, वो 30 से 25 से 30% के आसपास दिखने लगे और अब रियान सिल्वर की बात करें तो 135 दिन के आसपास आखिरी पिलाई होती है। जी, तो कुछ किसान मित्रों के मन में एक भ्रांति है कि यार ऐसा कोई ना कोई चीज़ आती है जिसका स्प्रे करते ही चमक बहुत बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, ठीक है? आखिरी पिलाई के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। आखिरी पिलाई अगर आपकी सही समय पे हो जाती है, तब आपकी चमक डिसाइड होती है। काफ़ी सारे किसान मित्रों के मन में भ्रांति है कि बोरॉन का स्प्रे करने से चमक बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोरॉन जो है आप जड़ से दे सकते हैं, स्प्रे करते हैं तो बहुत सारे किसान मित्र स्प्रे भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जी, उससे क्या उनकी पत्तियाँ जो वो झुलस जाती है, ऊपरी लेयर खराब हो जाती है। अब सोचिए उसकी ऊपरी लेयर ही खराब हो गई, पत्तों के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो खराब हो गया, तो सोचिए कि वो भोजन कैसे बनाएगा? और उनका प्लांट पूरा भूरा-भूरा दिखने लगता है, जैसे कि अभी वो पककर तैयार हो गया है, वैसा जी, दिखता है। जी। तो बोरॉन भी बहुत ज़्यादा 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से डालें, अब बेटर काम करेगा, वो बढ़िया है। और अगर आप बोल रहे हैं कि बोले कैसे किस समय पे उखाड़ना चाहिए, जी, तो बरोबर। लहसुन को पूरा आप ये करिए कि देख वैरायटी कोई भी हो, सब में एक कॉमन सिम्पटम्स है। आपकी लहसुन अगर आपको ऐसे खड़ी है ना वो झुकने लग जाए, मतलब उसका जो तना स्टेम जो है वो दबने लगे और वो झुकने लगे और आप उखाड़ते हैं तो वो अपने आप जड़ छोड़ देती है। उस समय पर आप उखाड़ें। जी, तो वो सही तरीका होता है। रियान सिल्वर में ख़ास करके जब आप रियान सिल्वर ये सभी फसलें जो होती है ना, लहसुन होती है, उनकी जड़ें अपने आप छोड़ देती है। जिस दिन वो जड़ें छोड़ दी और वो 30 से 40% के आसपास पौधे झुकने लगे, हरापन थोड़ा बिल्कुल डाउन हो जाता है, जो पौधा है वो थोड़ा-सा दबने लगे, उस समय पर आप उखाड़ सकते हैं, तो बेटर और काम है। उखाड़ने के कितने दिन बाद काटनी चाहिए? उखाड़ने के बाद में काफ़ी सारे किसान तो सीधे धूप के संपर्क में रख देते हैं, वैसा भी नहीं करें। मतलब थोड़ा बहुत आप ये कर सकते हैं, उसे नमी में भी नहीं आप उखाड़ें और उसको क्या करिए कि आप ले जाएँ और अपने खेत पे या कहीं पे भी आप इकट्ठी कर दीजिए। सीधे धूप के संपर्क में ना रखते हुए आप इकट्ठी कर दीजिए कुछ समय के लिए, थोड़ा बहुत उसके अंदर का रस जो है वो उतर जाए, लगभग 5 4-5 दिन, 6 दिन। अब ले बाद में भी काटेंगे तो जितना लेट काटेंगे उतना फ़ायदा है, पर कम जी, से कम 5 दिन का आप गैप रखिए। कम से कम रखना चाहिए। कम से कम अगर आपको स्टॉक करना है तो कम से कम 5 दिन का गैप आपको रखना है। मतलब उससे क्या होता है कि पौधे के अंदर जितनी भी स्टेम के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो नीचे डाउन हो जाएगी। क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है बहुत सारे किसान डायरेक्ट क्या करते खेत पे ही जब लहसुन उखाड़ते हैं डायरेक्ट वहीं कटवाते हैं, वहीं ट्राली पर डायरेक्ट मंडी ले नहीं, जाते हैं। वो अलग मैटर है। जी, गीली लहसुन का अलग मैटर है। अगर आपको स्टॉक करना है तो। जी, अगर अच्छा। आप गीली की गीली लहसुन काट लेते हैं और स्टॉक करते हैं तो उसका पर्दा सिकुड़ जाता है। जी। पर्दा सिकुड़ जाता है, ये समस्या आती है। तो मतलब बीज बीज के लिए अगर आप लहसुन रख रहे हैं किसान मित्रों, तो आपको थोड़ा 4-5 दिन उसको खेत पे ही अच्छी तरीके से सुखाकर फिर कटाई उसकी करानी पड़ेगी। हमने इस चैनल पर हमारे जाने-माने हस्ती मनीष जी धाकड़ सर, उनका भी इंटरव्यू ले रखा है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को भी आप ज़रूर से देखिएगा। कपिल भैया और क्या मन में आपके जो आप किसानों को मार्गदर्शन करना चाहेंगे? तो शिवराज जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसान मित्रों को थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी, मतलब आजकल मदद आप जितनी आप पड़ोसी की करेंगे, उतना ज़्यादा आप बेटर है। मतलब आपको अगर किसी चीज़ का नॉलेज है, तो आप पड़ोसी को आप थोड़ा बताएँ। मतलब उसको भी थोड़ा आगे, जब तक हम पूरे समाज को आगे नहीं निकालेंगे ना, तब तक किसान वर्ग इतना ही पिछड़ा रहेगा। मिल-जुल कर काम करें। मिल-जुल कर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। थोड़ा ये है कि इस बार मैंने थोड़ी चीज़ें भी फेस करी हैं। कुछ लोग रेयान सिल्वर का भी नाम बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, देखा जी, होगा वो आपने। जो वीडियो आपने स्पेशल बनाए भी उनके लिए। हाँ, तो ये ना करें यार, मैं आपसे ये सपोर्ट चाहता हूँ कि कोई किसान मित्र अगर नाम बदलना चाहे, जैसे कि आप मंडी में जा रहे हैं, आपके सामने ही कोई बोले कि यार ये तो दूसरे ये है यार, आपको पता है कि वो रेयान सिल्वर है, जी, जी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप चीज़ें रेयान सिल्वर के नाम से बेचिए ना यार, क्या दिक्कत है? मुझे बस वही थोड़ा ये है कि यार किसानों से किसान मेरा सपोर्ट करेंगे, अगर कोई किसान मित्र को लगता है कि ये रियावन सिल्वर है और कोई किसान मित्र ऐसा कर रहा है, तो आप उसको वहीं पर कमेंट में, कहीं पर भी लाइव में, कहीं भी उसको जवाब दीजिए। आप थोड़ा मेरा सपोर्ट करेंगे, जैसा मैंने आपका सपोर्ट किया है, इस प्रकार से जो मेरी जो चीज़ें हैं, वो किसान मित्र जो क्रेडिट खाने वाला, जो क्रेडिट बख्शी लोग हैं, वो उसको नहीं ले पाएँगे। होता है ना, बहुत सारे जी, किसान मित्र केवल श्रेय लेने की होड़ में रहते हैं। तो वैसा नहीं होगा। तो थोड़ा मेरा सपोर्ट लोगों का थोड़ा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से कि कहीं पे कोई किसान मतलब जैसे कि मैं गया,
मंडी के अंदर मैं किस दूसरा किसान हूँ और मैं बोल रहा हूँ ये मेरे गाँव के लहसुन है, तो आप उसको स्पॉट पे जवाब दीजिए। किसी किसान मित्र ने वीडियो बना के डाला और आपको पता लग रहा है कि ये रेयॉन सिल्वर है, तो आप उसको वहीं तुरंत जवाब दीजिए। जी। वो वाला करेंगे तो बेटर है। और ये वीडियोज़ जो है ना मैं बनाता हूँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत प्रैक्टिकली, और मैं चीज़ें जो देखकर जो बनाता हूँ, जिसके रिज़ल्ट मैंने पाए हैं, वही चीज़ें मैं लोगों को बताता हूँ। तो ये सारे साथी किसानों तक ज़रूर शेयर करिए, और ऐसा ना समझिए कि यार मैं बता दूँगा तो वो आगे निकल जाएगा। आप आपकी किस्मत का खा रहे हैं, मैं मेरी किस्मत का खा रहा हूँ। बरोबर। है ना? जिस दिन जूते लगने होंगे, आप घर बैठे जूते लग जाएँगे ना, जिस दिन प्रॉफ़िट होना होगा, घर बैठे प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो आप थोड़ा-सा आप ना सोच बदलो तो देश बदलेगा। तो ये शिवराज जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, और धन्यवाद कहूँगा कि शिवराज जी अड़मालिया से यहाँ तक आए और इतना बड़ा इंटरव्यू जो है वो पूरा शूट किया। जी, धन्यवाद तो आपका है। जैसा कि किसान मित्र आप सभी जानते हैं कितना कीमती समय इनका रहता है, बिल्कुल बिज़ी शेड्यूल इनका है। उसके बाद भी इन्होंने हमें आप सभी किसान मित्रों के लिए हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। पूरा इंटरव्यू हमने लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी आपके मन में अगर और कोई प्रश्न रह गए हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोशिश वहाँ करेंगे कपिल भैया जवाब देने की। और अगर ज़रूरत लगी, तो एक बार फिर से रियावान विज़िट कर लेंगे और एक और वीडियो बना लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक शेयर करिएगा और रॉयल किसान चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज रॉयल किसान को फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ ही कपिल जी धाकड़ सर का जो चैनल है कृषि जानकार, आप सब को मुझे उम्मीद है कि आप सब जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। फिर भी अगर कुछ किसान अगर उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो कृषि जानकार चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो मिलने वाले किसान हैं, उनको भी कृषि जानकार की ओर उनका रुख करिएगा कि आइए और कृषि जानकार को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।